दोस्तों और नौजवान विद्यार्थियों, आज हम आपके साथ अपने चैनल वर्ड ऑफ पी के रॉय पर एक ऐसे विद्रोह के बारे में बात करने जा रहे हैं जिस विद्रोह ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। ये विद्रोह 1857 में शुरू हुआ मेरठ से बाकायदा। हालांकि इसकी वास्तविक शुरुआत तो बहरामपुर उड़ीसा, जो कि उस समय बंगाल प्रांत में था, उस समय हो चुकी थी, जबकि 19th नेटिव रेजिमेंट ने उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था जिसमें कहा जाता है कि गाय की और सूअर की चर्बी लगी थी। वो कार्टेज से एक न्यू फील्ड राइफल आई थी 1854 में, जिसमें कि ये नए कारतूस इस्तेमाल किए जाते थे। भारत मूलतः क्योंकि एक धार्मिक फितरत का देश है, हिंदू हो या मुसलमान हो, उनके अंदर एक गहरी धार्मिक भावना थी और उन सैनिकों में भी थी जो ब्रिटिश आर्मी के अंदर उस वक्त, जो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की, उसमें वो सोल्जर्स थे। तो उनके अंदर ये गहरी व्याप्त भावना थी कि ये कारतूस जो है वो हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, भ्रष्ट करने के लिए वो हुकूमत लाई है जो हिंदुस्तान को कब्जा किए है। और ये कब्जा पलासी की लड़ाई के बाद शुरू हो गया था। जो कंपनी जहांगीर के दौर में सिर्फ एक ट्रेड करने के लिए आई थी, वो कंपनी धीमे धीमे हिंदुस्तान की बादशाह बन गई, हिंदुस्तान की हाकिम बन गई और उसने तमाम हुकूमत अपनी तमाम हिंदुस्तान पर स्थापित कर ली। तो ऐसे दौर में इसके बाद मंगल पांडे के नेतृत्व में बैरकपुर में, जो कलकत्ता के पास है, वहाँ की रेजिमेंट ने भी उन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार किया और सबसे पहले मंगल पांडे नामक एक सोल्जर ने, इंडियन सोल्जर ने अपने सार्जेंट मेजर को हलाक कर दिया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को भी फांसी दे दी गई। इसके बाद 3 मई को अवध के अंदर फिर एक बार एक रेजिमेंट ने, 7th रेजिमेंट थी वो अवध रेजिमेंट, उसने भी इनकार किया और वो भी डिसबैंड कर दी गई। जिस तरह से बहरामपुर की जो रेजिमेंट डिसबैंड की गई थी क्योंकि उसने कार्टेज इस्तेमाल करने के हुक्म की उदूली की थी, उसको नहीं माना था, वो भी डिसबैंड कर दी गई। इस तरह से ये पूरी की पूरी पृष्ठभूमि वस्तुतः बन चुकी थी इस बगावत की। और इसके बाद 24 अप्रैल 1857 को मेरठ के अंदर जो कैवलरी थी, कैवलरी एक रेजिमेंट थी जिसके सिपाहियों ने इन कारतूसों को इस्तेमाल करने से इनकार ही नहीं किया, बल्कि जो है बहुत ज़बरदस्त रोष प्रकट किया। अंग्रेज हाकिमों ने, ब्रिटिश कंपनी के हाकिमों ने उस तमाम सोल्जर्स को, जिनकी संख्या तकरीबन 90 थी, उनको गिरफ्तार किया, उन पर मुकदमे चलाए और 9 मई 1857 को इनमें से 85 सैनिकों को 10 वर्ष की कैद का हुक्म सुनाया गया और बेड़ियों और हथकड़ियों के साथ जेल भेज दिया गया। अगले ही रोज जो एक और रेजिमेंट वहां पर कार्यरत थी मेरठ के अंदर, जो वहां पर तैनात थी, उसने भी इसके इसके इसको रोष में आकर, गुस्से में आकर बगावत कर दी। उससे पहले बहुत सारे ऐसे वाक़ये हुए जिनका उल्लेख जरूरी है। जब वो गए बाजार के अंदर, सदर बाजार है मेरठ का, तो उनके ऊपर लोगों ने फप्तियां कसी, ताने दिए कि तुम्हारे
दोस्त तो तुम्हारे साथी तो जेल में डाल दिए गए हैं, बेगुनाह साथी, और तुम यहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए आए हो। यहाँ तक कि तवाइफों ने भी उनके ऊपर चूड़ियाँ फेंकी, उनको ताने दिए। इससे वो बहुत अपमानित होकर उन्होंने 10 मई को बगावत कर दी। बगावत के अंदर उन्होंने जो अपने जो अफसर थे, अंग्रेज अफसर, उनको मार डाला और वो चल दिए उस कंपनी की जेल की तरफ जो मेरठ के विक्टोरिया पार्क में थी, और उन्होंने अपने तमाम साथियों को मुक्त करा लिया। मुक्त कराया तो अब क्या करें, उनके साथ कुछ जनता के साथी भी आ गए, बहुत जनता के नागरिक जो थे वहाँ मेरठ के, वो भी उनके साथ शामिल हो गए और उनकी बगावत को पूरा समर्थन मिलने लगा तो चल पड़े वो दिल्ली की तरफ। जैसे जैसे दिल्ली की तरफ कूच करते थे, बहुत से किसान भी उनके साथ हो गए और वो दिल्ली पहुंच गए। दिल्ली में जाकर बहादुर शाह जफर से उन्होंने गुजारिश की कि आप हमारे विद्रोह का नेतृत्व संभालें, जो हम अंग्रेजी राज को उखाड़ फेंकने के लिए ये शुरू किए हैं लड़ाई, इसको आप क़यादत दें। वो बूढ़ा बहादुर शाह जफर पहले तो बहुत हिचका, क्योंकि काफ़ी बूढ़े थे, वो तो गज़लें लिखते थे अपना, ऐसे ही एक दरबार चलाते थे जिसमें बहुत से शायर थे, जौक थे, गालिब थे, मीर थे, बहुत सारे शायर उनकी सरपरस्ती में उस समय जीते थे। उनका मिजाज कोई लड़ने वाला मिजाज नहीं था, उनका तो एक शायराना मिजाज था। उनकी गज़लें बाद में बड़ी मशहूर भी हुई। उन्होंने अंततोगत्वा इस विद्रोह की, जो अंग्रेजी कंपनी के विरुद्ध हुआ था, कंपनी राज के विरुद्ध हुआ था, उसकी कमान संभाल ली। ये सुनते ही तो क्या हुआ कि ये सारी की सारी जो चिंगारी थी, ये अग्नि बन गई। जो मेरठ से एक चिंगारी लगी थी, जिसको बाद में हमारे क्रांतिकारी साथियों ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। अंग्रेज तो उसे म्यूटनी कहते थे, बगावत कहते थे, सिपाही बगावत कहा गया उसको शुरू में। उसको ज़बरदस्त समर्थन मिला और आसपास के जितने कैंटोनमेंट थे, बुलंदशहर में, मुजफ्फरनगर में, राजस्थान में, वहाँ पर बगावत की चिंगारी फैल गई। हरियाणा, पंजाब, तमाम इस विद्रोह की लपेट में आ गए। बड़ी लंबी दास्तान है, बहुत ही मुख्तसर अंदाज में मैं इसको आपके सामने बयान कर रहा हूँ अपने विद्यार्थियों के लिए, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसमें ये महत्वपूर्ण सवाल बहुत ज़्यादा उनके लिए महत्व रखते हैं कि इस बगावत के कारण क्या थे, ये बगावत किस तरह से अमल में लाई गई, कौन इसके हीरोज़ थे। ये सवाल अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए संक्षेप में हमने ये वीडियो तश्कील किया है और इसमें उन तमाम वजूहात को भी हम अपने नज़र से गुजारेंगे जिसके कारण ये तमाम विद्रोह की चिंगारियां मेरठ से पनप कर पेशावर तक फैली, इधर पंजाब में, इधर सुदूर दक्षिण तक पहुंची कर्नाटक में, उधर डिब्रूगढ़ पहुंची आसाम में, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब इसकी इसकी इन चिंगारियों से अग्नि बनकर एक ज्वाला फूट पड़ी, जिससे अंग्रेजी राज की चूल्हे ही नहीं हिली, बल्कि एक बार तो इसका पूरी तरह खात्मा हो गया हिंदुस्तान में। दिल्ली में तो खात्मा हो ही गया, सबसे पहले मेरठ में खात्मा हुआ कंपनी के राज का, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के राज का, और इसके बाद खात्मा हुआ दिल्ली में, और इसके बाद और तमाम जगह अंग्रेजी राज का खात्मा हुआ। कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, सब इसके जो है विद्रोह के दायरे में आ गए। बिहार में आरा, कुछ बचा नहीं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। बहुत बड़ा विद्रोह है ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के विरुद्ध, जिसका विशद वर्णन इतिहासकारों ने किया है। बहुत बड़ा वर्णन वीडी सावरकर ने एक किताब लिखी थी, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके बाद अशोक मेहता की किताब में भी इसका बड़ा विवरण है। आरसी मजूमदार ने, बहुत सारे इतिहासकारों ने बड़ा विशद विवरण किया है।
लेकिन यहाँ हम आपके सामने बहुत ही संक्षेप में इसकी एक रूपरेखा, इसके हीरोज कौन थे, इसके कारण क्या थे, उनको पेश कर रहे हैं। सबसे बड़े हीरो बन गए इस विद्रोह के बहादुर शाह जफर। ये आखिरी मुगल बादशाह थे जिनको 1856 में अंग्रेज हुकूमत ने कहा था कि आप बस आखिरी बादशाह हैं, इसके बाद अपना जो है लाल किले से आपको बेदखल करके पेंशन दे दी जाएगी। पेंशन तो दे उस वक्त भी दे रहे थे वो, उन्हें राज अब जब भी उनका ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनका एक टाइटल बचा था, वो नहीं छीना गया था, उसको भी छीनने की पूरी तैयारी की जा चुकी थी। इसके अलावा बहुत से जो पुराने राजा थे जो बहुत ताकतवर थे, शक्तिशाली थे, उनके भी राज छीन लिए गए थे कंपनी द्वारा। इनमें सबसे प्रमुख थे बाजीराव पेशवा के दत्तक पुत्र नाना साहब पेशवा। नाना साहब पेशवा को पेंशन देकर एक कानपुर के पास जगह बिठूर, वहां पर भेज दिया गया था, और उनका एक सिपह सलार था, उनका एक मंत्री था अजीमुल्ला खान, उसने भी इस बगावत में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। वो भी इस तमाम संग्राम के महानायकों में एक है, जहां नाना साहब पेशवा हैं, अजीमुल्ला खान है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी ने लागू की थी कि जो है कोई अगर दत्तक पुत्र लिया जाएगा तो उसको कबूल नहीं किया जाएगा कंपनी राज में, और वो राज्य जो है वो मिला लिया जाएगा कंपनी के राज में, ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो जाएगा। इससे बड़ा भारी एक विद्रोह, एक बड़ा भारी असंतोष पनपा था सामंतों के बीच में। बहुत से लोग उसके अंदर आए। नाना साहब के एक बहुत बड़े सिपह सलार थे तात्या टोपे, उन्होंने भी बड़ी भूमिका निभाई इस विद्रोह के अंदर, और अंत तक वही लड़े हैं जब सब परास्त हो गए इस विद्रोह में। रानी लक्ष्मीबाई ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। ह्यूज रोज नामक एक कमांडर ने, ईस्ट इंडिया कंपनी की फौज का एक कमांडर था ह्यूज रोज, उन्होंने रानी को परास्त किया ग्वालियर में। इसके बाद नाना साहब पेशवा का पता नहीं लगा कहाँ गए, किधर पहुंचे, वो कहते हैं नेपाल चले गए। लेकिन तात्या टोपे के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने 2 वर्ष तक 1857 से शुरू हुई इस जंग को 1859 तक जारी रखा, और इसके बाद एक गद्दार ने उनको पकड़वा दिया, इसका नाम मानसिंह कहा जाता है, और उनको फांसी दे दी गई। इस पर भी एक विवाद है कि वो जो पकड़ा गया तात्या टोपी, वो कोई असली तात्या टोपी नहीं था, और वो असली वाला तात्या टोपी तो नाना साहब पेशवा के पास नेपाल चला गया। अवध बहुत बड़ा केंद्र बना इस विद्रोह का, 1857 के विद्रोह का, या आप जिसको हम लोग स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का बहुत बड़ा केंद्र बना अवध प्रांत, जहां बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया। और बड़ी शानदार लड़ाई लड़ी, कई बार परास्त किया ब्रिटिश फौज को, लेकिन आखिरकार हजरत महल भी परास्त हुई, और वो भी कहते हैं कि नेपाल की तरफ कूच कर गई। नेपाल उस वक्त ब्रिटिश राज का मित्र राष्ट्र नहीं था, उनकी भी गोरखाओं से काफ़ी दुश्मनी थी। वो गोरखा युद्ध भी कई हो चुके थे नेपाल और जो है अंग्रेज ब्रिटिश कंपनी के बीच में, तो वहाँ उनको शरण मिल गई। बहुत सारे क्रांतिकारियों को जो बाद में जिंदा रहे लंबे वक्त तक वहाँ पर, उनको वहाँ नेपाल में शरण मिल गई। इसी तरह राजस्थान में भी ये बगावत बहुत तेजी के साथ फैली। जैसे हम पहले कह चुके, इससे पहले भी 1857 के विद्रोह से पहले भी एक पूरा पृष्ठभूमि है जन विद्रोहों की। संथाल जन विद्रोह बहुत बड़ा हुआ 1855 से 1856 तक। संथालों ने बड़ी लड़ाई लड़ी, लंबी लड़ाई लड़ी। खोंड विद्रोह हुआ, रमोसी विद्रोह हुआ महाराष्ट्र के अंदर। इस तरह से बहुत सारे विद्रोहों की दास्तान है जो स्थानीय विद्रोह थे।
लेकिन ये पहला ऐसा विद्रोह है जिसे हम महाविद्रोह की भी संज्ञा दे सकते हैं। यह है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यह उन विद्रोह से अलग किस्म का था, क्योंकि ये स्थानीय नहीं रहा, ये राष्ट्रीय विद्रोह बन गया। और इसमें सब धर्मों के लोगों ने, जिन सैनिकों ने सबसे पहले मेरठ में बगावत की थी, जिन 85 सैनिकों को 10 साल की सजा मिली थी वो कारतूस इस्तेमाल न करने के जुर्म में, उनमें से 55 सैनिक मुसलमान थे और 45 सैनिक 40 सैनिक हिंदू कहे जाते हैं। कुल 85 सैनिकों को 10 वर्ष की सजा मिली थी। हालांकि 90 सैनिकों ने, 5 सैनिकों को सजा नहीं मिली, उनको एक्यूट कर दिया गया था मार्शल लॉ के तहत, जो कंपनी का मार्शल लॉ था। लेकिन 85 सैनिकों को जेल में डाल दिया गया था। तो इसका कैरेक्टर शुरू से ही एक यूनिटी कैरेक्टर है, जिसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, इसमें हर प्रांत के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर धर्म के लोग हैं, हर इलाके के लोग हैं। इस तरह से ये पहला एक बगावत है कंपनी राज के विरुद्ध, ब्रिटिश कंपनी राज के विरुद्ध, जिसको हम राष्ट्रीय बगावत का नाम दे सकते हैं। और राष्ट्रीय बगावत का इसका चरित्र भी है, खाली ये नाम के लिए राष्ट्रीय बगावत नहीं, इसका पूरा चरित्र जो है राष्ट्रीय है। तो ये लहर बड़ी ज़बरदस्त लहर है और इसको बहुत बेदर्दी के साथ, बहुत निर्ममता के साथ कुचला भी गया। पैट्रिक लॉरेंस नाम का एक कमांडर था जिसने राजस्थान में इसको कुचल डाला। लॉरेंस ब्रदर्स थे जो कमांडर्स थे कंपनी की फौज के, ब्रिटिश कंपनी की फौज के। उन्होंने इस विद्रोह को दबाया, अवध के अंदर दबाया, इलाहाबाद के अंदर ये ज़बरदस्त विद्रोह चला मौलवी लियाकत अली की क़यादत में, और फैज़ाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह नाम का एक शख्स है, और दिल्ली में बख्त खान ने नेतृत्व किया। बहादुर शाह का सिपह सलार है जो बरेली से आया था एक पैटर्न लेकर। वो शख्स बहुत बड़ा हीरो बना, जैसे मैंने अभी नाम बताया अजीमुल्ला खान का, जिन्होंने उससे पहले तैयारी में बड़ा भारी भूमिका अदा की थी। इस विद्रोह की 1857 के विद्रोह की बहुत लंबी तैयारी की गई थी, जिसमें कई प्रतीकात्मक तौर पर रोटी और कमल का फूल गांव-गांव बांटा गया था। और एकदम अचानक नहीं फूटा विद्रोह। एक कॉटेज वाला तो एक चिंगारी बनी तत्कालीन के कॉटेज के ऊपर, कहा गया सच है या झूठ है, कोई आज तक उसका पुष्ट प्रमाण नहीं है कि उस पर गाय और सूअर की चर्बी लगी थी अथवा नहीं लगी थी। लेकिन ये सच है कि इस भावना ने एक धार्मिक रूप से इसको एक बहुत बड़ी बगावत बना दिया, और एक ऐसी बगावत बना दिया जिसका रक्त रंजित इतिहास दर्ज है भारत के आधुनिक इतिहास में। तो इस तरह की ये बगावत है, ज़बरदस्त बगावत है, जिसमें लाखों लोग मार दिए गए। किसानों ने ख़ास तौर से बड़ी भूमिका निभाई, क्योंकि वो सोल्जर्स भी एक तरह के, जो मिलिट्री सोल्जर्स हैं ना कंपनी की फ़ौज के, वो एक तरह से वर्दी में किसान ही हैं, किसानों के बेटे हैं। और किसान असंतोष इस बगावत की पृष्ठभूमि में सबसे ज़्यादा भूमिका निभा रहा है। अगर बहुत गहराई में उतरें इस बगावत की, तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा जो जुल्म सितम कंपनी के राज में हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नाम है उसका, जहांगीर के वक्त में आई थी। उसको रॉयल चार्टर एक्ट के तहत ये दिए गए अधिकार की वो व्यापार कर सकती है, ड्यूटी फ्री व्यापार का भी उसको अधिकार दिए गए। वो कंपनी मालिक बन बैठी हिंदुस्तान की, हिंदुस्तानियों की फूट के कारण। एक के बाद एक उसने सबसे पहले पलासी की लड़ाई जीती, फिर उसके बाद बक्सर की लड़ाई जीती, वो हाकिम बन गई, वो हुकूमत करने लगी। फिर उसने मराठों को हराया, सिखों को हराया, जाटों को हराया, क्योंकि अलग अलग लड़ रहे थे सब, हिंदुस्तान को एक साथ तो लड़ा नहीं, पहली बार एक साथ लड़ाया 1857 में, पहली बार शायद। ये सारे सामंत एक साथ, जो जिनको बेदखल किया जा रहा था, जिनके राज छीन लिए गए, रानी लक्ष्मीबाई का राज छीना, नाना साहब पेशवा का राज छीना। बहादुर शाह को तो बेदखल करने की पूरी तैयारी हो चुकी थी लाल किले से। और वो जमींदार जिनको बेदखल कर दिया गया था,
वो रैयतवारी कानून लगाए गए, महलवारी कानून लगाए गए, कई फैमिन्स पड़े बंगाल में, पूरी तरह से उनका शोषण हुआ। जब उनसे कर वसूली की जाती थी अंग्रेज कंपनी द्वारा जमींदारों के माध्यम से, और जो नहीं दे पाते थे वो महाजनों के पास जाते थे, महाजनों से बहुत ऊंचे दर पर सूद पर पैसा लेते थे, वो एक डेट ट्रैप में फंसते थे। बहुत सारे बंधुआ मजदूरों का जन्म भी इसी दौर में हुआ, जो आज तक अभी हिंदुस्तान की सरजमी पर कहीं कहीं आपको मिल जाते हैं। उसी डेट ट्रैप के अंदर जो कर्ज का एक जंजाल और जाल होता है, उसमें फंस जाते थे किसान, आत्महत्याएं भी करते थे और सजाएं भी भुगतते थे। तो एक बहुत बड़ा जन असंतोष किसानों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसलिए इस बगावत का नेतृत्व तो किसानों के बच्चे मिलिट्री यूनिफॉर्म में कर ही रहे थे। साथ में लाखों किसान इस विद्रोह में शामिल हुए, अवध में हुए, मेरठ में हुए। मेरठ में बागपत बड़ौत एक श्यामल जाट नाम के एक बहुत बड़े किसान विद्रोही हैं, बहुत बड़े रिवोल्यूशनरी है, किसान रिवोल्यूशनरी, जिन्होंने नेतृत्व किया उस क्षेत्र के अंदर। और बहुत सारे नाम हैं, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे नाम हैं, हमारे राजस्थान में कई सारे जननायक हैं जिन्होंने नेतृत्व किया और उन तमाम कैंटोनमेंट्स पर कब्जा किया किसानों की मदद से, और उस कंपनी के राज को फौरी तौर पर ही सही चाहे, कुछ वक्त के लिए सही चाहे, लेकिन वो नष्ट कर दिया। हालांकि 1857 के सितंबर में दिल्ली पर पुनः आधिपत्य कर लिया गया अंग्रेज कमांडरों द्वारा,